हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने ओपैम्प की 3 एप्लीकेशन को स्टडी किया है। ओपैम्प एज ए समर, ओपैम्प एज ए सबट्रैक्टर और ओपैम्प एज ए इंटीग्रेटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओपैम्प की चौथी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओपैम्प एज ए डिफरेंशिएटर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जब ओपैम्प एज ए डिफरेंशिएटर काम करता है तो ओपैम्प के आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर के इक्वल होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, ओपैम्प की आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होती है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो लेक्चर ओपैम्प एज ए डिफरेंशिएटर। तो स्टूडेंट्स, ओपैम्प को एज ए डिफरेंशिएटर काम कराने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक ओपैम्प, राइट स्टूडेंट्स। और ये ओपैम्प का इन्वर्टिंग सिरा और ये इसका नॉन इन्वर्टिंग सिरा और ये है ओपैम्प का आउटपुट, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक फीडबैक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिसका एक सिरा आउटपुट से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा सिरा इन्वर्टिंग सिरे से जुड़ा हुआ होगा। और इस फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मानेंगे RF। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि जो नॉन इन्वर्टिंग सिरा है उसको हम कर देंगे ग्राउंड और जिस वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करना है उस वोल्टेज को हम एक कैपेसिटर के द्वारा इस ओपैम्प के इन्वर्टिंग सिरे से जोड़ देंगे। अब स्टूडेंट्स, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने मान लिया C, यानी धारिता मान लिया हमने C, और जिस वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करना है उस वोल्टेज को हम इन दोनों पॉइंट्स यानी पॉइंट B और इस ग्राउंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देंगे, राइट। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि किसी समय t पर इन दोनों के बीच की वोल्टेज V1 है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो V1 वोल्टेज है कुछ भी हो सकती है, ये साइन वोल्टेज भी हो सकती है, राइट। ये वोल्टेज कोसाइन वोल्टेज भी हो सकती है, ये वोल्टेज कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वोल्टेज टाइम का कोई फंक्शन भी हो सकती है, राइट। जैसे कि इस तरीके की वोल्टेज भी हो सकती है। अब आप देखोगे ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये एक टाइम का फंक्शन, ये आउटपुट वोल्टेज जो है ये एक टाइम का फंक्शन है। तो ये वोल्टेज किसी प्रकार की भी हो सकती है, राइट। और हमने मान लिया कि किसी समय t पर जो वोल्टेज है यहाँ पर V1 वोल्टेज है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमको वर्चुअल ग्राउंड की प्रॉपर्टी से ये पता है कि जब एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड पर होता है उस केस में नॉन इन्वर्टिंग सिरे की वोल्टेज और इस पॉइंट A की वोल्टेज इक्वल होती है। अगर ये 0 वोल्ट पर है तो ये भी वर्चुअली ग्राउंडेड होगा, यानी ये भी एक प्रकार से 0 वोल्ट पर होगा, राइट स्टूडेंट्स। और ओपैम्प की दूसरी प्रॉपर्टी से हमको पता है कि I1 और करंट I2 इक्वल होती है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ओपैम्प हमारा इन्वर्टिंग मोड पे काम कर रहा है, क्योंकि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज हमारी नेगेटिव होगी और ये हमारी वोल्टेज, ये पॉइंट A जो है वो 0 वोल्ट पे है, इसलिए जो करंट होगी वो पॉइंट A से आउटपुट टर्मिनल D की ओर प्रवाहित होगी, राइट स्टूडेंट्स। इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन को इस तरफ माना है और आउटपुट वोल्टेज हमारी V0। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम BA ब्रांच में करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे और BA ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है I1। अब BA ब्रांच में करंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम कैपेसिटर के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर का ये सिरा यानी कैपेसिटर की ये प्लेट मानते हैं हम पॉजिटिव है, राइट, इसी समय t पर, और
इस प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू है पॉजिटिव Q, राइट। और इस प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है जिसकी वैल्यू है -Q, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने ये मान लिया कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और चार्ज की वैल्यू है Q, राइट। चार्ज की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? Q। इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। और ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि किसी समय t पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? V1, राइट। ये V1 है और यहां पर ये 0 वोल्ट पर है, तो इन पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज कितनी होगी स्टूडेंट्स? V1, C V1। C क्या चीज है स्टूडेंट्स? C जो है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, धारिता है। तो कैपेसिटर के प्रिंसिपल से हमको पता है Q इक्वल्स टू C V1। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम कि BA ब्रांच में करंट I1 का मान ज्ञात करने के लिए हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट कर दो स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल इजी काम है, ये हमने कर दिया डिफरेंशिएट, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स dQ अपॉन dt ये इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को शो करेगा और C dV1 अपॉन dt, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने कैपेसिटर के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए बड़े सिंपल से तरीके से करंट I1 का मान ज्ञात कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है I2 करंट का मान ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स I2 करंट का मान ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू V0 है, राइट स्टूडेंट्स। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मान लेते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? है V0, राइट। और ये हमको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वोल्टेज नेगेटिव होने वाली है, लेकिन अभी के लिए मैं ये मान लेता हूं कि मेरे को नहीं पता कि ये वोल्टेज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू मैंने मान ली स्टूडेंट्स V0, राइट। तो अब हम यहां पर ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? हम AD ब्रांच में करंट का मान ज्ञात करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स AD ब्रांच में करंट का मान ज्ञात करने के लिए हम ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा 0 वोल्ट पे है स्टूडेंट्स और यहां पर वोल्टेज है V0। मेरे को नहीं पता कि वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैंने ये मान लिया कि वोल्टेज V0 है। और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है RF, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट हो जाएगी स्टूडेंट्स I2 इज इक्वल्स टू माइनस V0 अपॉन में RF। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये मेरे को V0 वोल्टेज की वैल्यू भी देगी और ये भी बताएगी कि जो वोल्टेज होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नेगेटिव होगी। ये जो नेगेटिव जो चिन्ह है, जो नेगेटिव जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? I2 और RF। लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि ये जो वोल्टेज होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नेगेटिव होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो अब अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो I2 वैल्यू है और यहाँ पर I1 वैल्यू है, हमको पता है कि ऑप एम्प के प्रिंसिपल से I1 और I2 दोनों इक्वल होती हैं। क्यों इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है और इस केस में हम मान लेते हैं कि ऑप एम्प की इनपुट करंट लगभग 0 है, तो I1 और I2 दोनों करंट इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के बाद में C V1 dt इक्वल्स टू माइनस V0 अपॉन RF और V0 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स ये इस तरफ आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो RF C, ये जो RF है इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी ये वाली, राइट स्टूडेंट्स। तो आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स की जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज के इक्वल है, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से यदि आप RF और C
यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स कि RF और C, राइट, यदि आप RF को 1 मेगा ओम और C को यदि 1 माइक्रोफेरेड ले लो तो उस केस में RF का मान कितना लेंगे स्टूडेंट्स अपने 1 मेगा ओम और C का मान हम लेंगे स्टूडेंट्स 1 माइक्रोफेरेड। तो उस केस में जो टाइम कांस्टेंट RC आएगा, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स टाइम कांस्टेंट RC आएगा, वो होगा स्टूडेंट्स 1 सेकेंड, राइट। और यदि इस 1 सेकेंड की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो V0 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -dV1/dt। स्टूडेंट्स अगर RC की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो V0 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स V0 = -dV1/dt। यानी ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इनपुट वोल्टेज में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर के इक्वल होगी।